मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। मुझे मालूम है आप सभी का प्री बोर्ड हो चुका है, बहुत अच्छे से हुआ है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके लिए साइंस क्लास 10th की श्रृंखला और जल्द ही मैं इसको कंप्लीट करूंगा वन शॉर्ट वीडियो में। आप लोगों ने अगर इसके पहले के वीडियो नहीं देखे ज़रूर देखें। अगर आप हमारे सभी वीडियो देखते हैं तो आप बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे, ये हमारा जो है वादा है। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं साइंस क्लास 10th का इम्पोर्टेंट टॉपिक। फोर्थ चैप्टर जो है कार्बन और उसके यौगिक, माने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्बन क्या होता है, कार्बन का परिचय। सबसे पहले कार्बन के बारे में अगर आ जाता है लिखने के लिए तो आप लिखोगे कार्बन एक सर्वतोमुखी तत्व है। हमारे आसपास की ज़्यादातर चीज़ें कार्बन से बनी हैं, चाहे वो भोजन हो, कपड़े हों, दवाइयाँ हों, किताब हों या फिर हम खुद हों, तो हम सभी लोग कार्बन से बने हुए हैं। सभी सजीव जिनमें भी जीवन है संरचनाएं कार्बन पर आधारित होती हैं। प्रकृति में मात्रा बहुत कम है, प्रकृति में कार्बन की मात्रा बहुत कम है। अब देखते हैं आगे। भूपर्पटी में खनिज के रूप में, फिर भी देखो अभी हमने बताया था कि प्रकृति में मात्रा इसकी बहुत कम है, लेकिन कम है, इतनी कम मात्रा होकर भी इतना जो है जरूरी क्यों हो जाती है कार्बन, तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। देखो प्रकृति में मात्रा बहुत कम है, जैसे भूपर्पटी में खनिज के रूप में कार्बन की मात्रा पाई जाती है, वो भी केवल 0.02%। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन पाया जाता है, वो भी केवल 0.03%। तो चलिए याद रखना है आपको, भूपर्पटी में 0.02% और वायुमंडल में 0.03%। अब आगे बढ़ते हैं। कार्बन में आबंधन मतलब सहसंयोजी बंध, कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कार्बन जो है वो सहसंयोजी बंध बनाता है। आयनिक यौगिकों से अलग गुणधर्म इसका होता है, आयनिक यौगिकों के जैसा इसका गुणधर्म नहीं होता है। कार्बन यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं। देखो आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, लेकिन कार्बन यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। इसका मतलब परमाणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल नहीं है। इसका मतलब क्या है, कार्बन के अणुओं के बीच में प्रबल आकर्षण बल नहीं है, यानी मजबूती से एक दूसरे को पकड़े नहीं है। ये ज़्यादातर क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक। ज़्यादातर क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक, इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मतलब ये करंट नहीं फ्लो कर पाते हैं। मतलब इन यौगिकों में आयनों की उत्पत्ति नहीं होती है। जब आयन होते जैसे NaCl में आयन होता है Na+Cl-, तो इसी प्रकार अगर आयन होता तो इसमें बिजली प्रवाहित हो जाती है। फिलहाल नमक में भी नहीं होती है, गलित अवस्था में जब नमक होता है तब होता है। गुण देखते हैं। क्वथनांक, आयनिक यौगिकों का क्वथनांक उच्च होता है, कार्बन यौगिकों का निम्न होता है। चालकता देखेंगे तो आयनिक यौगिक सुचालक होते हैं, जबकि कार्बनिक यौगिक कुचालक होते हैं। तो इसको इतना है, याद कर लीजिए। आगे देखते हैं कार्बन की दुविधा, इलेक्ट्रॉन लेना या देना। कार्बन की सबसे बड़ी मुसीबत हो जाती है कि ये इलेक्ट्रॉन दे कि ले, ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी दिख रही है, 6, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2,4 आएगा, क्योंकि KLMN जो कोष होते हैं उसमें पहली कक्षा में 2, अगली में 8, अगली में 18, अगली में 32 होते हैं। तो पहली कक्षा में तो 2 हो गए, बचे 4, तो अगली कक्षा में हो गए। अब अगली कक्षा में अष्टक पूरा करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। अब 1 या 2 इलेक्ट्रॉन कोई किसी को मतलब लेना हो तो चल जाता है, लेकिन यहाँ 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, आधे आधे का मामला है। तो यानी 4 इलेक्ट्रॉन दे किसी को तो इसका पूरा कक्षक खाली हो जाएगा, ठीक। तो देने में भी ये तकलीफ होगी इसको, और 4 इलेक्ट्रॉन अगर किसी से लेगा तो ये भी उसके लिए तकलीफ होगी जो इसको 4 इलेक्ट्रॉन देगा भाई। तो यहाँ पर क्या है कार्बन को बहुत ही समस्या होती है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन, तो भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4 हो गया, यानी बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, और यही बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को ही हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब उत्कृष्ट गैस विन्यास पाने के लिए यानी अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की इसको क्या है, जरूरत है। तो भैया अब समस्या हो गई कि 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना, यानी अगर वो ग्रहण कर लेगा 4 इलेक्ट्रॉन तो ऋणायन बनाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, यानी 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल है। 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए देखो कार्बन की संयुक्ता मतलब कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 6, प्रोटॉन भी कितने होंगे, 6। अब 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए अगर बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके लिए दिक्कत होगी प्रोटॉन के लिए, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तभी तो बंधन बंद मतलब नाभिक में
नाभिक में ये प्रोटॉन है और बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक, तो वो उनको कंट्रोल कर पाएगा, 6 को कंट्रोल कर लेगा। लेकिन 6 प्रोटॉन वाला नाभिक 10 को कैसे कंट्रोल कर पाएगा, 10 को कैसे आकर्षित कर पाएगा, तो भी इसके लिए क्या है, समस्या है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन खो दे भैया, धनायन बना ले, 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो ये खो नहीं पाएगा, क्योंकि इतनी ताकत तो होगी नहीं कि चारों इलेक्ट्रॉन अपने बाहर निकाल दे। तो फिर कार्बन करता क्या है, तो इसका समाधान ढूंढा गया है। समाधान ये है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। फिर किसी एक से ना लेकर के साझा किया गया है कि हम आपको एक दे देंगे, आप हमें एक दे देंगे, इस तरीके से हाइड्रोजन से उसने साझा किया। कार्बन अपनी संयुक्ता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी दूसरे परमाणु के साथ करता है। 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन एक युग्म की साझेदारी से बनने वाले आबंध सहसंयोजी बंध कहलाते हैं। मतलब एक का साझा, तो इसको हम लोग कहते हैं एक का साझा हो, 2 का साझा हो, इसको हम लोग सहसंयोजी बंध कहते हैं। 3 का साझा हो। ये यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि आवेशित कण नहीं माने जाते हैं। मतलब जैसे मेथेन बन गया CH4, तो ये विद्युत का कुचालक है, क्योंकि इसमें आयन नहीं बनते। अब देखो कार्बन ने क्या किया है, एक हाइड्रोजन से और एक अपना, एक देखो कार्बन के डाट वाले यहाँ पे दिख रहे हैं और हाइड्रोजन के स्टार वाले, तो हाइड्रोजन और इसने मिल करके क्या किया है, साझा बना लिया है इस तरीके से कि हाइड्रोजन के 2 हो गए। इसी तरीके से चारों तरफ बनाया गया है, ठीक। और उसके बाद में यहाँ पर कार्बन की ज़रूरत होगी, तो कार्बन भी अपने 8 कवर कर लेगा। समझ में आ गया, हाइड्रोजन का भी कोष पूरा हो गया, कार्बन का अष्टक पूरा हो गया, तो सहसंयोजी बंध के द्वारा बनाया गया है। अब भैया देखेंगे कार्बन के अपर रूप। कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। हीरा यानी कि डायमंड। प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से आबंधित होता है इसमें, और दृढ़ त्रियामी संरचना होती है, मतलब त्रिविमीय संरचना होती है। और अब तक ज्ञात सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। प्रकृति में सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है, और शरीर में सबसे कठोरतम पदार्थ दांत के ऊपर का इनेमल होता है, याद रखेंगे। यह है हीरे की संरचना। इसके बाद में देखेंगे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट प्रत्येक कार्बन अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, इसको हम लोग कहते हैं ग्रेफाइट। और इसकी संरचना होती है खटकोणी। हीरे की होती है त्रिविमीय, और हीरा अपने 4 परमाणुओं से, 4 कार्बन परमाणुओं से आसपास जुड़ता है। ग्रेफाइट वहीं 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ता है, परतदार संरचना बनाता है, चिकनी अथवा फिसलनी वाली, चिकनी या फिसलनी संरचना यहाँ पर ये बनाता है, ठीक। इसके बाद में विद्युत का ये सुचालक होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ हो जाती है, क्योंकि भैया जितने भी अधातुएं हैं, कार्बन क्या है, एक अधातु है, जितनी भी अधातुएं हैं वो सभी क्या हैं, वो हैं भाई विद्युत की कुचालक। लेकिन ग्रेफाइट एक कार्बन का ही एक अपर रूप है, लड़का है समझ लो। तो ये जो है कैसा निकल गया, ये है निकल गया सुचालक। ये करंट फ्लो कर देता है। पेंसिल की नोक में आपने देखा होगा, अगर दोनों तरफ से पेंसिल बना देंगे तो करंट फ्लो हो जाएगा, उसमें से तब वायर जोड़ेंगे। और ग्रेफाइट होता है सेल की राड में, तो वहाँ पे करंट फ्लो होती है। तो अब हम देखते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन, इसको बकमिंस्टर फ्लोरीन कहते हैं। इसका कार्बन 60 होता है, फुटबॉल के रूप में इसकी संरचना होती है। और ये फ्लोरीन का प्रयोग हम लोग कैंसर के इलाज में करते हैं। चलिए आगे देखते हैं कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। क्यों इसको कहा जाता है ये सर्वतोमुखी प्रकृति, मतलब सभी तरफ को मुख है, चारों तरफ मुख है। तो कार्बन के 2 सुपर पावर्स हैं, क्या है, एक तो इसके अंदर श्रृंखलन का गुण है, कार्टिनेशन का गुण है। कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। मतलब कार्बन कार्बन के साथ खूब जुड़ता है, चारों तरफ चाहे जिधर जुड़ता चला जाए। समझ में आया, श्रृंखलन का इसमें क्या पाया जाता है, गुण पाया जाता है। अद्वितीय क्षमता है, मतलब बहुत ही प्रबल क्षमता है। इससे लंबी श्रृंखला, शाखी श्रृंखला या वलय बनते हैं। या तो लंबी श्रृंखला बनती चली जाएगी, या तो फिर शाखित मतलब शाखाओं में भी बट जाएगी, और या तो फिर वलय बनेगी, ठीक, रिंग टाइप बनेगी। कार्बन कार्बन आबंध अत्यधिक प्रबल और स्थायी होता है, मतलब कार्बन कार्बन का जुड़ना बहुत ही मजबूत और स्थायी होता है। दूसरा है चतु संयोजकता, मतलब 4 वैलेंसी। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 ये अन्य 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बना सकता है। इन्हीं 2 गुणों के कारण कार्बन के लाखों यौगिक हैं। इसी 2 गुणों के कारण, श्रृंखलन और संयोजकता, चतु संयोजकता, टेट्रावैलेंसी, कैटिनेशन के कारण जो है कार्बन के लाखों यौगिक हैं, लाखों फॉलोअर हैं, और लाखों यौगिक बनाता है। कार्बन यौगिकों का वर्गीकरण। तो कार्बन यौगिकों को भैया बांटते हैं 2 भागों में, एक संतृप्त वर्सेज असंतृप्त यौगिक। संतृप्त
हाइड्रोकार्बन कह लीजिए और संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक। संतृप्त में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड कंपाउंड्स और अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड का मतलब ये होता है कि ये सभी बॉन्ड बना लेता है अपना, कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल बंध होते हैं, ये अत्यधिक क्रियाशील नहीं होते हैं। उदाहरण जैसे C2H6 एथेन। यहाँ देखेंगे इसकी सभी बैलेंसी कंप्लीट हो चुकी हैं, तो ये हमारा कहलाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन या संतृप्त यौगिक। अगला देखते हैं, और इसमें ध्यान रखने वाली बात है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा, एल्केन वाले सदस्य इसमें शामिल होंगे। असंतृप्त यौगिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यानी द्विबंध या त्रिबंध मिलेगा, यानी इसमें एल्कीन और एल्काइन श्रेणी के सदस्य मिलेंगे। ये संतृप्त यौगिकों की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं, ठीक, क्योंकि डबल बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड उससे जल्दी टूट जाएगा क्योंकि ये कमजोर बॉन्ड होते हैं। अगला देखते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जो अभी हमने आपको दिखाया उसमें बताया था कि एल्कीन और एल्काइन सदस्य शामिल होंगे, तो एल्कीन में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा और इसमें एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो एल्कीन में सदस्य आएंगे जैसे एथीन, मेथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, या एथिलीन, मिथिलीन, ब्यूटीन, प्रोपिलीन, ये आएंगे जैसे C♭C और दो हाइड्रोजन जुड़े यानी C2H4। और यहाँ एथाइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, क्योंकि वैलेंसी तो 4 ही होती हैं, तो इसका नाम होगा एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, इस तरीके से। तो ये सभी असंतृप्त हैं, ये क्रिया करेंगे। श्रृंखलाएं, शाखाएं एवं वलय क्या होती हैं? श्रृंखलाएं क्या होती हैं? शाखाएं क्या होती है? वलय, वलय माने रिंग। तो कार्बन कंकाल अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये सीधी श्रृंखला है, सीधे कार्बन कार्बन जुड़ते चली गई है, तो इसको लोग सीधी श्रृंखला कह सकते हैं, और इसका नाम है ब्यूटेन। यहाँ पर 4 कार्बन है तो ब्यूटेन हो गया। और इसमें ये शाखी श्रृंखला है, इसका नाम है आइसोब्यूटेन। इसका क्या नाम है? आइसोब्यूटेन। मतलब यहाँ पे मिस्टेक हुई है, यहाँ पे एक जगह CH3 यहाँ पे लगेगा, जब 4 हो जाएंगे कभी तो ब्यूटेन होगा। और ये है वलय चक्री, इसको हम लोग साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। इसके अंदर गोल गोल अगर बनता तो बेंजीन हो जाता, लेकिन इसके अंदर गोल गोल नहीं है, इसके अंदर गोल गोल नहीं है ना, तो ये बेंजीन नहीं है, ये है साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम है इसका? साइक्लोहेक्सेन। आगे देखते हैं संरचनात्मक समावयवता, आइसोमेरिज्म। संरचनात्मक समावयवता क्या होती है? समावयवता का मतलब ये होता है कि आणविक सूत्र समान होगा, मतलब सूत्र समान होगा, जैसे C2H6 या C4H10, लेकिन संरचना अलग अलग होगी। तो आणविक सूत्र समान लेकिन भिन्न संरचनाओं वाले यौगिक को हम लोग समावयवता कहते हैं। जैसे ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन दोनों का सूत्र C4H10 है, लेकिन इनकी संरचना अलग अलग है। अब हम लोग देखेंगे फंक्शनल ग्रुप। भैया क्रियात्मक समूह क्या होते हैं? यौगिकों को विशिष्ट गुण देने वाले समूह, उनको हम लोग कहते हैं क्रियात्मक समूह। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले विषम परमाणु या परमाणुओं के समूह को हम लोग कहते हैं क्या? हाइड्रोकार्बन क्या था? प्रक्रियात्मक समूह। ये समूह यौगिक को विशिष्ट गुणधर्म प्रदान करते हैं। ये गुण कार्बन श्रृंखला की लंबाई पर निर्भर नहीं करते। अब देखो समूह का नाम हाइलो। हाइलो का मतलब क्या होता है? क्लोरो। हाइलोजन का मतलब होता है क्लोरो ब्रोमो आइडो, ये सभी लोग हो जाएंगे। सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Br, ये। और इसके बाद एल्कोहल का होता है OH, और इसके लिए हम लोग अनुलग्न यूज करते हैं ऑल, और एल्डिहाइड के लिए अल CHO होता है, और कीटोन के लिए C♭O, इसके लिए ऑन, और कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए ओइक अम्ल। तो इसको जरूर याद कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं एक श्रृंखला कई व्यक्तित्व। एक श्रृंखला कई व्यक्तित्व यानी मान लीजिए हमारे आसपास 3 कार्बन की प्रोपेन श्रृंखला है, ठीक है, अलग अलग क्रियात्मक समूह जोड़ने पर अलग अलग यौगिक बनाएगा। यहाँ पे देख सकते हो ऊपर प्रोपेन का संरचना दिखाई गई है। जब ये Cl से क्रिया करता है, Cl के साथ जुड़ता है तो हैलो एल्केन बनाता है, ठीक, यानी क्लोरोप्रोपेन बना देगा। और जब एल्कोहल के साथ जुड़ेगा तो मतलब OH के साथ तो एल्कोहल बनाएगा, मैंने बना देगा 1 2 3 प्रोपेन 1 आल यानी प्रोपेनॉल। और यहाँ पे ये COOH जुड़ जाएगा तो 1 2 3 यानी ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का यौगिक बनाएगा यानी प्रोपेनोइक अम्ल। तो चलिए आगे देखते हैं। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार परीक्षा में आती है, समजातीय श्रेणी, होमोलोजस सीरीज। समजातीय श्रेणी यौगिकों का एक परिवार मतलब समान जाति यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं समजातीय श्रेणी। या
विशेषताएं इसकी देखेंगे। सभी सदस्यों का सामान्य सूत्र होता है, सेम सूत्र से एल्केन होगा तो एल्केन के सभी सदस्य, एल्कीन होगा तो एल्कीन के सभी सदस्य। और किन्हीं दो क्रमागत सदस्यों में सिंगल बॉन्ड CH2 माने CH2 का अंतर होगा। आणविक द्रव्यमान में 14 AMU का अंतर होगा। रासायनिक गुणधर्मों में अधिक समानता होगी। भौतिक गुणों में गलनांक क्वथनांक में क्रमिक परिवर्तन होगा। जैसे हम लोग श्रेणी लिख सकते हैं, इसके लिए एग्जाम्पल लिख सकते हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन लिखते चले जाओ, उसमें CH2 का अंतर होगा। सामान्य सूत्र अल्टीमेट ट्रिक, किसी भी सदस्य का सूत्र पता करें। तो देखो ये तीनों फार्मूले ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में अभी परीक्षा में आए थे, बोर्ड परीक्षा में एल्केन का आया था। तो एल्केन का होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n, एल्काइन का होता है CnH2n-2। सब में दो दो घटते चले जाते हैं। ठीक, इसको ले याद कर लेंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। इसमें एन का नंबर रखेंगे 1 2 3, लेकिन इसमें 1 नहीं रखेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता तो 2 कार्बन होने ही चाहिए, इसलिए यहाँ 2 3 4 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति। अब हम लोग नामकरण कैसे करेंगे, तो कार्बन परमाणु गिने, मूल शब्द पता करें। देखो 1 के लिए मेथ होता है, 2 कार्बन के लिए 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नो नॉन और 10 के लिए डेक। ये याद कर लीजिए। 11 के लिए यूनिडेक, डोडेक, 12 के लिए इसी तरीके से होते हैं, बस आपको 10 तक याद करना है। आबंध का प्रकार देखें। सिंगल बॉन्ड अगर होगा एकल बॉन्ड जैसे एल्केन में तो एन आएगा, डबल बॉन्ड होगा एल्कीन में तो ईन आएगा, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइन यानी आइन आएगा। तो इनको भी आप लोग याद रखेंगे। क्रियात्मक समूह पहचाने, पूर्व लग्न या अनुलग्न लगाएं। ठीक, तो क्या लगेगा, किसका क्या लगेगा आगे देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, कह रहा है कि यौगिक जैसे ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 C और सिंगल बॉन्ड COOH। ये देखिए आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर क्या है, कार्बन के परमाणु कितने हैं, 3, 1 2 3 कार्बन के परमाणु हैं। सिंगल बॉन्ड से सभी कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं। समूह है ओइक अम्ल, तो इसका नाम क्या होगा। देखो 3 कार्बन होने से नाम हो जाएगा इसका प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन, क्योंकि प्रोप होगा और फिर सिंगल बॉन्ड लगा तो एन, तो प्रोपेन, और फिर ये लगा है क्रियात्मक समूह, इसका अनुलग्न लगाएंगे ओइक अम्ल, ओइक एसिड, तो मिल करके हो गया प्रोपेनोइक अम्ल। अब देखते हैं कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। तो यहाँ पर देखेंगे कार्बन क्या करता है, दहन का इसके अंदर गुणधर्म होता है, ऑक्सीकरण का होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का होता है, संयोजन और वियोजन का, संयोजन और प्रतिस्थापन का होता है, एथेनॉल व एथेनोइक अम्ल बनाता है, साबुन व अपमार्जक भी बनाता है, स्वाप एंड डिटर्जेंट्स बनाता है। दहन, कार्बन यौगिकों का जलना, लाइन लाइन से पढ़ेंगे। अपने सभी अपर रूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन कर ऊष्मा एवं प्रकाश देता है। अधिकांश कार्बन यौगिक मतलब अपने अपन सभी अपर रूपों में, चाहे वो हीरा हो, ग्रेफाइट हो, फ्लोरीन हो, सभी में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके ऊष्मा एवं प्रकाश देता है। अधिकांश कार्बन यौगिक भी दहन कर प्रचुर मात्रा में ऊष्मा या प्रकाश उत्पन्न करते हैं। यानी कार्बन के यौगिक भी जो है जलने पर खूब ऊष्मा और खूब प्रकाश देते हैं। अब यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है दहन वाली, जैसे C+O2 CO2 ऊष्मा एवं प्रकाश निकला, CH4+2O2 यानी कार्बन का यौगिक मेथेन, इसकी क्रिया जब जलाया गया इसको तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ऊष्मा और प्रकाश भी दिया। इसी प्रकार एथेनॉल, एथेनॉल ये जो फार्मूला लिखा है एथेनॉल का है और ये ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, तो ये भी जल और कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा बना रहा है। अब क्रिया संतुलित करना याद रखें, मतलब संतुलित करना जरूरी है क्रिया को, अभी मैं आगे बताऊँ। दहन और ज्वाला की प्रकृति, दहन और ज्वाला की प्रकृति देखेंगे तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जैसे एल्केन वाले सदस्य वो सभी नीली ज्वाला के साथ जलते हैं, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं अत्यधिक काले धुएं वाली पीली ज्वाला के साथ कजली माने जलते हैं। इस तरीके से काली, काली यानी कजली। ठीक, तो इस तरीके से जलते हैं, याद रखेंगे। घरों में गैस स्टोव की नीली लौ पूर्ण दहन का संकेत है। यानी जब गैस स्टोव या गैस आप नया सिलेंडर लाते हैं भरा के, तब उस समय नीली लौ जल रही, इसका मतलब बढ़िया दहन उसका हो पा रहा है। और जब कम पड़ जाती है तो वो लाल लाल जलने लगती है। ऑक्सीकरण, एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तन। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का योग, तो एल्कोहल व कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तन। कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, इन्हें हम ऑक्सीकारक कहते हैं कि ये ऑक्सीजन दे देते हैं किसी को। जैसे क्षारी KMnO4 प्लस ऊष्मा अगर दोगे तो भी ये नवजात ऑक्सीजन दे देगा, नवजात ऑक्सीजन दे देगा किसी को। और अगर आप अम्लीय K2Cr2O7 यानी पोटैश इसको बोलते हैं
पोटेशियम डाइक्रोमेट, और इसको उष्मा के साथ अगर करेंगे तो ये भी नवजात ऑक्सीजन दे देगा। चाहे आप ऊपर वाला फॉलो करें या नीचे वाला, ये दोनों नवजात ऑक्सीजन दे देते हैं। जैसे यहाँ पर एक एथेनॉल का फार्मूला लिखा और इसने एक ओ दे देगा अगर ये, तो यहाँ पे हो जाएगा CH3COOH, और एक H2O निकल जाएगा बीच वाला ये वाला, और इसी में O दे देगा, 2 O दे देगा 2O, तो ये बन जाएगा CH3COOH। आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एल्कोहल ऑक्सीकरण की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है, इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे, परीक्षा में हर बार पूछा जाता है, रिएक्शन याद रखेंगे भैया। अब देखते हैं संकलन अभिक्रिया, माने एडिशन रिएक्शन। संकलन अभिक्रिया देखेंगे, इसमें क्या है, संतृप्त से संतृप्त हाइड्रोकार्बन, मतलब असंतृप्त से संतृप्त बनाता है संकलन में। मैंने पैलेडियम या निकिल उत्प्रेरक जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति होती है, जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन से योग करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना देता है। जैसे यहाँ पे क्या है, एल्कीन है, और ये हाइड्रोजन जब जुड़ेगा तो डबल बॉन्ड बीच का टूट जाएगा, और ये केक के साथ में ये हाइड्रोजन दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक, तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जैसे यही अभिक्रिया जो है, इसी प्रकार से हम लोग वनस्पति तेल से वनस्पति घी भी बना सकते हैं। अब उत्प्रेरक किसको कहते हैं, वे पदार्थ जिनके कारण अभिक्रिया भिन्न दर से आगे बढ़ती है। 2 प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं कैटालिस्ट, एक अभिक्रिया को बढ़ा देते हैं, एक अभिक्रिया को घटा देते हैं। यानी एक होते हैं कैटालिस्ट प्रोमोटर्स, एक होते हैं कैटालिस्ट प्रवर्धक मतलब, और एक होते हैं कैटालिस्ट ऋणात्मक वाले जो उसको घटा देते हैं। हाइड्रोजनीकरण एक अनुप्रयोग। औद्योगिक उपयोग, देखो मैंने बताया था, इस प्रक्रिया का उपयोग वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने में भी किया जाता है। असंतृप्त है वनस्पति तेल और वनस्पति घी हो गया संतृप्त, माने जिसको हम लोग डाल्डा कहते हैं। जंतु वसा संतृप्त स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं, संतृप्त वसा वाले तेल बेहतर है। तेल बेहतर होते हैं लेकिन घी मतलब डाल्डा नुकसानदायक होता। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया। संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं मतलब अत्यधिक अनअभिक्रियाशील होते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन का संकलन होता है, और क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन धीरे धीरे कर देती है। जैसे मेथेन में क्लोरीन का हुआ तो मेथिल क्लोराइड प्लस HCl, फिर मेथिल क्लोराइड का करोगे तो फिर से जो है एक एक हाइड्रोजन हर बार हटता चला जाएगा, लास्ट में बन जाएगा क्लोरोफॉर्म CCl4। अब देखते हैं महत्वपूर्ण यौगिक एथेनॉल के बारे में, क्योंकि एथेनॉल को हम लोग शराब कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुणधर्म इसके, कमरे के ताप पर ये द्रव अवस्था में होता है, कमरे में रख दोगे तो भी ये शराब ही रहेगी। सामान्यतः एल्कोहल इसको कहा जाता है, शराब कहा जाता है। यह एक अच्छा विलायक है, ये सभी में घुल जाता है। जैसे आप लोग कोई चीज़ पेंट करते हैं तो उसमें भी इसको मिला सकते हैं, कुछ भी घोलना हो तो ये घुल जाता है। उपयोग इसका टिंचर आयोडीन बनाया जाता है, कफ सिरप में इसको डाला जाता है, टॉनिक आदि में इसको डाला जाता है। जल में किसी भी अनुपात में ये घुलनशील होता है। एथेनॉल की अभिक्रियाएं, एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम मेथॉक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस देता है। रिएक्शन को आप लोग याद कर लेना। निर्जलीकरण, निर्जलीकरण का मतलब होता है जल को बाहर निकालना, डिहाइड्रेशन। जब आप पेट खराब होता है तो भी, जब दस्त वगैरह आते हैं तो भी क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी जल बाहर निकल जाता है। निर्जलीकरण, तो यहाँ पर भी क्या होगा, जल यहाँ पर देखो बाहर निकल रहा है, तो इसी को हम लोग कहते हैं निर्जलीकरण। इसको याद कर लेना रिएक्शन को। अब हम लोग देखेंगे एथेनोइक अम्ल, इसका गुणधर्म देखेंगे। सामान्य नाम है इसका एसिटिक अम्ल। एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है एसिटिक अम्ल, एक मिनट, सामान्य नाम है एसिटिक अम्ल। इसका फार्मूला होता है CH3 और COOH, CH3COOH लिखते नहीं, बन रहा है थोड़ा। सामान्य नाम होगा एसिटिक अम्ल। इसके 3 से 4% विलयन को हम लोग सिरका कहते हैं। उपयोग अचार में परिरक्षक के रूप में अचार में मिलाया जाता है सिरका, ताकि अचार खराब ना हो। गलनांक होता है 290 केल्विन, इसलिए ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में ये जम जाता है। मतलब गलनांक होता है 290 केल्विन, इसलिए जल्दी से ये क्या होता है, ठंडक में जम जाता है, इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। इसको भैया याद रखेंगे, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल आ जाता है परीक्षा में, किसको कहते हैं। एस्टरीकरण क्रिया देखेंगे। एस्टरीफिकेशन, यह एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। एस्टरीकरण, एथेनोइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से क्रिया करके एस्टर बनाते हैं। एस्टर की गंध मृदु यानी मीठी होती है, और ये रिएक्शन आप लोग जरूर याद कर लेना। जो मैं कह रहा हूँ उसको याद कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप लोग कहोगे सर पेपर दे दीजिए बोर्ड का,
तो पेपर जब पहले ही आप लोग याद कर लेंगे तभी तो कर पाएंगे। साबुनीकरण स्वापनिफिकेशन साबुन कैसे बनता है? एस्टर क्षारक NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया करके पुनः अल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल सोडियम लवण साबुन बनाता है। यहाँ पर देख लीजिए, एस्टर की क्रिया जब क्षारों से कराते हैं तो ये साबुन बनता है। साबुन के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, इसको जरूर देख लेना। साबुन का सूत्र होता है C17H6OO Na। अब साबुन और अपमार्जक, साबुन का और रासायनिक नाम है सोडियम स्टीयरेट। साबुन और अपमार्जक, साबुन के अणु की संरचना। साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन के अणु के दो सिरे होते हैं, एक जल रागी सिरा जो जल में घुल जाता है, कह लो जल विरागी, और एक जल रागी और एक जल विरागी, जिसको जल विरागी यानी पूंछ कहते हैं। हाइड्रोकार्बन विलय होता है, जल में घुलता नहीं है। ये देखो चित्र भी दिखाया गया है, जल रागी सिरा हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक जो जल से दूर होता है। मिसेल का निर्माण कैसे होता है? सफाई क्रिया की क्रिया भी साबुन के अणु मिसेल संरचना तैयार करते हैं। साबुन के अणु क्या करते हैं? मिसेली संरचना तैयार करते हैं। जल विरागी पूंछ तैलीय मल की ओर तथा जल रागी सिरा बाहर की ओर होता है। जल में घुलने वाला सिरा किधर की तरफ होता है? बाहर की ओर। और जल में ना घुलने वाला सिरा वो किधर होता है? तैलीय मैल की ओर, मतलब मैल जिधर होता है उस मैल को ये चिपकाता है। कौन? जल विरागी में जल जो जल में नहीं घुलता है। इसे पानी में इमल्सन बना रहता है और मैल बाहर निकल जाता है। मैल फिर ये खींच लाता है, पकड़ करके बाहर खींच लेता है। कठोर जल में सफाई, अब हम लोग देखेंगे कठोर जल में सफाई। साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों के अपक्रिया करता है। कठोर जल में उपस्थित Ca2+ Mg2+ लवणों से अपक्रिया करता है। मैंने कठोर जल में जो है साबुन, कठोर जल किसको कहते हैं? जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की अत्यधिक मात्रा होती है। ठीक, अघुलनशील पदार्थ स्कम बनाता है, झाग मुश्किल से बनता है। मैंने साबुन ठीक से कार्य नहीं कर पाता है कठोर जल में, मृत जल में कर पाता है, क्योंकि मृत जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण कम होते हैं। अपमार्जक देखेंगे, डिटर्जेंट यानी निरमा, लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक या अमोनियम लवण होते हैं। कठोर जल में उपस्थित आयनों के साथ अघुलनशील स्कम नहीं बनाते और कठोर जल में भी ये काम कर सकते हैं। तो साथियों, ये वीडियो मैंने कवर कर दिया, आप सभी लोग इसको जरूर देख के जाएँ, देख लें और नोट्स बना लें। और अगर PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट करें मैं ग्रुप उसमें लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ग्रुप से ऐड हो सकते हैं और इसकी PDF भी मैं आपको दे दूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।